नमस्कार साथियों, मैं हरिओम पांडे एक बार फिर अपने चैनल सारा लर्निंग पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जूनियर सीटेट के सामाजिक अध्ययन पार्ट का प्रैक्टिस करेंगे। इस सीरीज का हमारा ये दूसरा वीडियो है। इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने मनोविज्ञान के प्रश्नों की चर्चा की थी, जो कि दिसंबर 2018 सीटेट के प्रश्न थे। इस वीडियो में हम लोग दिसंबर 2018 के सीटेट के सामाजिक अध्ययन के प्रश्नों की चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, वात दिग्दर्शी का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? प्रश्न से ही उत्तर स्पष्ट दिख रहा है। दिग का मतलब होता है दिशा से। दिग का मतलब जहाँ भी आपको दिग दिखेगा, दिग मतलब दिशा। उत्तर स्पष्ट है। वात दिग्दर्शी का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? वायु दिशा मापने के लिए किया जाता है। बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। तो दूसरे प्रश्न में, वायुमंडल की निम्नलिखित में से कौन सी परत रेडियो तरंगों के संचरण में मदद करती है? ऑप्शन है समताप मंडल, मध्यमंडल, बाह्य वायुमंडल, बहिर्मंडल। आप लोग अपना उत्तर गेस कीजिए। तब तक हम इस प्रश्न की चर्चा कर लेते हैं। वायुमंडल में परत पाई जाती है। पृथ्वी से ऊपर जो भी चीज़ें हैं वो वायुमंडल के क्षेत्र में आती हैं। बात करें अगर वायुमंडल की, तो वायुमंडल में मुख्यतः 4 परतें पाई जाती हैं। पहली परत क्षोभ मंडल, जिसकी ऊंचाई हम लोग औसतन 0 से 18 किलोमीटर तक मापते हैं। उसके बाद हमारा समताप मंडल आता है, फिर मध्यमंडल, फिर आयन मंडल और उसके बाद बहिर्मंडल आ जाता है। अगर रेडियो तरंगों के संचरण में मदद की बात होगी, देखिए क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। सीटेट है, क्वेश्चन काफ़ी फंसा के दिया हुआ है ये। इसका उत्तर मोस्टली आप लोग गलत कर सकते हैं। तो हम बात करते हैं सबसे पहले ऑप्शन की कि समताप मंडल क्या है। तो समताप मंडल की ऊंचाई 18 से 50 या 60 किलोमीटर के अप्रॉक्स मापी जाती है। समताप मंडल में ही हमारे जेट वायुयान उड़ते हैं और समताप मंडल में ही हमारी एक महत्वपूर्ण परत ओजोन परत पाई जाती है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। बात करें मध्यमंडल की, तो मध्यमंडल की ऊंचाई 50 से 80 किलोमीटर तक मापी जाती है। यहाँ पॉइंट ध्यान रखिएगा। और ये मंडल इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर ऊंचाई के साथ तापमान घटता है। बात करें अब इसमें, देखिए जो हमारा क्षोभ मंडल है, सबसे निचला मंडल क्षोभ मंडल, उसमें भी ऊंचाई के साथ तापमान घटता है। लेकिन समताप मंडल में जैसे ही हम जाते हैं, समताप मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता है। लेकिन जब हम मध्य मंडल में जाते हैं तो मध्य मंडल में क्या होता है? ऊंचाई के साथ तापमान घटता है। मध्यमंडल भी हम लोगों का क्लियर हो गया। बाह्य वायुमंडल की बात करें, हमारे वायुमंडल से बाहर जो मंडल है उसे बाह्य वायुमंडल कहते हैं। और बहिर्मंडल में हमारे कृत्रिम उपग्रह रहते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन इसलिए फंस रहा है ये, क्योंकि वायुमंडल की ये वो परत पूछ रहा है जो रेडियो तरंगों के संचरण में मदद करती है। तो रेडियो तरंगे जो होती हैं वो तो आयन मंडल में पाई जाती हैं, जो कि मध्य मंडल के ऊपर है। लेकिन मदद जब करेगा, अब आयन मंडल ऑप्शन में है नहीं, तो जब मदद की बात होगी कि संचरण में मदद कौन सा मंडल करता है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा बाह्य वायुमंडल। पॉइंट ध्यान रखिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो पृथ्वी की विभिन्न परतों के क्रम में आंतरिक से बाहरितम, मतलब अंदर से बाहर की तरफ परत पहचाननी है। ऑप्शन आप लोग देख लीजिए। परपटी, मेटल, बाहरी क्रोड, आंतरिक क्रोड। तो हम लोग ऑप्शन पे चर्चा करने के बजाय क्वेश्चन पे एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन को। ये जो सबसे अंदर की तरफ दिख रहा है, सबसे अंदर की तरफ, ये कौन सा मंडल है? ये कौन सी परत है? ये परत हमारी होती है आंतरिक क्रोड। आंतरिक क्रोड, आंतरिक क्रोड। इसके बाहर क्या होगा? ये वाली परत, ये होगी बाहरी क्रोड। आंतरिक क्रोड और बाहरी क्रोड। इसके बाद की परत जो होगी वो होगी हमारी मेटल। और इसके बाहर क्या होगा? परपटी। हमको किस क्रम में सेट करना है? आंतरिक से बाहरतम।
हम लोग यहाँ देख लेंगे, ऑप्शन में जो भी आएगा वो सही होगा। आंतरिक क्रोड हम सबसे पहले खोजेंगे, चूँकि हमको अंदर से बाहर जाना है। तो आंतरिक क्रोड यहाँ भी हमको दिख रहा है, बाहरी क्रोड दिख रहा है, मेटल दिख रहा है, प्रॉपर्टी दिख रही है। हमारा ऑप्शन क्या सही हुआ? चौथा। ये क्यों नहीं सही हुआ? क्योंकि प्रॉपर्टी सबसे लास्ट में होती है, मेटल इसके पहले होती है। क्वेश्चन हम लोगों ने देखा, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में ये फिगर आपको दिख रहा है, दिए गए आरेख में सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा की स्थिति को ध्यान से देखिए और बताइए यह क्या दर्शाता है। आप लोग ऑप्शन देख लीजिएगा। ऑप्शन में है सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, बृहद ज्वार भाटा, लघु ज्वार भाटा। फिगर देखिए, जब भी ऐसा फिगर आपको दिखेगा तो आप समझ जाइएगा कि ऐसे फिगर में हमेशा आपको क्या आएगा? लघु ज्वार भाटा ही आएगा। ऐसे फिगर में क्या आएगा? लघु ज्वार भाटा आएगा। हमारा ऑप्शन क्या सही होगा? चौथा। अब थोड़ा सा हम डिस्कशन कर लेते हैं फिगर की। जब भी चंद्रमा यहाँ होगी, कहाँ? पृथ्वी और सूर्य के बीच में, अर्थात अमावस्या और पूर्णिमा को, तब क्या आएगा? उच्च ज्वार भाटा। और जब चंद्रमा यहाँ होगी तो क्या आएगा? निम्न ज्वार भाटा। ये पॉइंट आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन आपको पेपर में आ जाएंगे। ज्वार भाटा से क्वेश्चन जब भी आता है तो हम लोग क्या करते हैं? गलत ही कर देते हैं, मोस्टली गलत हो जाता है, चूँकि क्वेश्चन पूछा ही ऐसे जाता है। तो ऐसे फिगर में आप क्या करेंगे? हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। जैसे अभी मान लीजिए हम थोड़ा सा इस क्वेश्चन को डिस्कशन कर लेते हैं। मान लीजिए ये सर्किल हो गया पूरा, ये हो गया सन, सेंटर में पृथ्वी चक्कर लगा रही है, पृथ्वी यहाँ है, यहाँ है, ये सब अर्थ है। अगर चंद्रमा यहाँ आता है, यहाँ तो क्या आएगा? उच्च ज्वार। और अगर चंद्रमा यहाँ आता है, अगर चंद्रमा यहाँ आता है, चंद्रमा यहाँ आता है, क्योंकि चंद्रमा कैसे सर्किल करेगा? वो पृथ्वी का सर्किल करेगा। तो चंद्रमा की सर्किल क्या होगी? ये। यहाँ से क्या होगी? ये। तो ऐसी सिचुएशन में क्या फिगर बनेगा? ऐसे सिचुएशन में जो फिगर बनेगा वो हमारा निम्न ज्वार का फिगर बनेगा। अब इस फिगर से हम लोग स्पष्ट हो लेते हैं। अब ये हमारा सूर्य है, ये सूर्य हो गई, ये पृथ्वी हो गई, ये पृथ्वी हो गई, और ये चंद्रमा हो गया। अर्थात सब 90 पे हैं। फिगर में देखिए, ये सूर्य 90 पृथ्वी से और चंद्रमा 90। ऐसी दशा में क्या होगा? निम्न ज्वार भाटा आएगा। आप लोग शायद समझ गए होंगे कि लघु ज्वार भाटा ही ऐसी सिचुएशन में आएगा। बात करें अगले प्रश्न की। जब नदियां मैदान में प्रवेश करती हैं तो यह मुड़ जाती हैं और बड़े मोड़ बनाकर बहती हैं, जो कहलाता है, क्या कहलाता है? तो वो विसर्प कहलाता है। नदियां जैसे कि गंगा हरिद्वार से मैदानों में प्रवेश करती है, उसके बाद वो कैसे बहती है? तो वो ऐसे बहती है, और इसी आकृति को क्या कहते हैं? विसर्पाकार आकृति। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अधिकांश दुर्गम क्षेत्रों में और आपदाओं के समय लोगों को बचाने, भोजन, जल, कपड़े और दवाओं को वितरित करने के लिए यातायात का कौन सा साधन बेहद उपयोगी होगा? अब यहाँ पे कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। अगर बाढ़ आएगी तो जल मार्ग आपका डिस्टर्ब हो जाएगा, ऑप्शन गलत। सड़क मार्ग पूरी तरह से डिस्टर्ब होगा, रेल मार्ग पूरी तरह से डिस्टर्ब होगा। हमारे पास बचेगा क्या? वायु मार्ग। इसलिए सही उत्तर क्या होगा? वायु मार्ग। वायु मार्ग से ही हम लोग सारी व्यवस्थाएं, भोजन, जल, कपड़े ऊपर से गिराते हैं। बात करें अगले प्रश्न की, तो अगले प्रश्न में भूगोल की वह शाखा जो विशिष्ट मानव जनसंख्या की संरचना के विषय से संबंधित है कहलाती है। मानव जनसंख्या की बात होती है। ऑप्शन में हम देखेंगे क्या जनसंख्या के बारे में है, तो जनसंख्या के बारे में जनसांख्यिकी होती है। ऑप्शन जनसांख्यिकी सही है। बात करें अगले प्रश्न की, तो अगले प्रश्न में है अभिकथन। सूर्य गुजरात में अरुणाचल प्रदेश से लगभग 2 घंटे बाद अस्त होता है। फैक्ट आप लोगों को पता है, अरुणाचल पूर्व में है, गुजरात भारत के सबसे पश्चिम में है, तो मोस्टली यही होना है। होना क्यों है, 2 घंटे क्यों लेट होता है, इसकी थोड़ी सी हम लोग चर्चा कर लेते हैं, फिर ऑप्शन की बात करेंगे। गुजरात की अगर बात की जाए तो गुजरात कहाँ है, किस अक्षांश पे है गुजरात? गुजरात का हम लोग अगर फिगर देखें तो गुजरात हमारा यहाँ कहीं है। मैप की अगर हम बात करें तो गुजरात हमारा कहीं यहाँ है, ये है गुजरात, और यहाँ से जब हम जाएंगे ये है हमारा अरुणाचल प्रदेश।
ये है अरुणाचल प्रदेश, ये है गुजरात। मार्कर कलर चेंज कर लें। ये है अरुणाचल प्रदेश और ये है गुजरात। अब अगर बात करें अरुणाचल प्रदेश में सबसे पूर्व में क्या है, तो यहाँ पे एक जगह है किबीथू, जो कि अरुणाचल प्रदेश के अंजो ज़िले में आता है और ये भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है। इसका देशांतर क्या है, इसका देशांतर है 97°25। कहीं यहाँ ये पॉइंट है। और बात करें अगर गुजरात की, तो गुजरात में सबसे पश्चिमी पॉइंट भारत का क्या है, गौहर मोथा एक गांव है गुजरात का, जो कि यहाँ कहीं आता है सबसे लास्ट पॉइंट पे, और ये है 68°7 पूर्वी देशांतर। 68°7। अब यहाँ से यहाँ का जो डिफरेंस है सन का, वो करीब 2 घंटे अप्रॉक्स 2 आवर का आता है। अप्रॉक्स 2 आवर का सन के यहाँ से वहाँ तक पहुँचने में आ जाता है। डिफरेंस कितना आता है देशांतरों में, अंतर का 29 अंश का अंतर आता है, इसलिए 2 घंटे आता है। अब हम लोग क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, सूर्य गुजरात में अरुणाचल से लगभग 2 घंटे बाद अस्त होता है। पॉइंट बिल्कुल सही है, कथन पूरी तरह सही है। बात करें अगर कारण की, तो अरुणाचल प्रदेश गुजरात की तुलना में उच्च अक्षांश पर स्थित है। अब ये पॉइंट गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि अक्षांश ऐसे होते हैं, तो गुजरात और अरुणाचल प्रदेश का अक्षांश जो है ये उच्च तो है, अरुणाचल प्रदेश थोड़ा उच्च है गुजरात की अपेक्षा, बट ये कोई रीज़न नहीं है सन के वहाँ पहुँचने का। रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के देशांतर में अंतर है, जिसकी वजह से सूर्य अरुणाचल प्रदेश की अपेक्षा गुजरात में 2 घंटे बाद अस्त होता है। यहाँ से आप लोग एक पॉइंट और समझ लीजिएगा, भारत में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है, अरुणाचल प्रदेश में, और सबसे पहले सूर्यास्त कहाँ होता है, अरुणाचल प्रदेश में ही। तो हमारा ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, हमारा ऑप्शन सही होगा, पहला ऑप्शन है ए और आर दोनों कथन सत्य हैं। बिल्कुल गलत, ए और आर दोनों सत्य हैं, लेकिन आर ए को स्पष्ट नहीं करता है। अब आप ही बताइए, अगर दोनों सत्य ही होते, ए और आर दोनों सत्य हैं, बिल्कुल सत्य हैं, उच्च अक्षांश पे हैं, हमने चर्चा की कि हाँ उच्च अक्षांश पे है, लेकिन आर ए को स्पष्ट नहीं करता, इसलिए ऑप्शन हमारा क्या सही हो जाएगा, दूसरा। अगर ऑप्शन हमको सही मिल गया तो हमको तीसरा ऑप्शन देखना ही नहीं, क्योंकि ये परफेक्ट ऑप्शन है। बात करें अगले प्रश्न की, आप सभी लोग जानते हैं, बहुत ही आसान सा प्रश्न है, लेकिन थोड़ा सा सोचने वाला प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है। नंबर 1 ईंधन, प्राकृतिक गैस, सौर ऊर्जा, कोयला। अब अगर गैर परंपरागत की बात करें, तो गैर परंपरागत स्रोत ऐसे स्रोत होते हैं जिनका प्रयोग हम परंपरा के अनुसार नहीं या बहुत पहले से नहीं करते आए हैं। तो सौर ऊर्जा हम लोग बहुत पहले से यूज नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमारा ये गैर परंपरागत स्रोत माना जाएगा। ईंधन का उपयोग हम बहुत पहले से कर रहे हैं, हमारा परंपरागत है। प्राकृतिक गैस का उपयोग हम बहुत पहले से कर रहे हैं, परंपरागत है। कोयला हम सभी जानते हैं बहुत पहले से कर रहे हैं, परंपरागत है, इसलिए तीनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। सही ऑप्शन क्या है, सौर ऊर्जा। बात करें अगले प्रश्न की, तो अगले प्रश्न में है, विशेष रूप से निर्मित टैंकों और तालाबों में मछली का प्रजनन क्या कहलाता है। तो जब भी मछली का प्रजनन होगा टैंक और तालाबों में, तो ऑप्शन क्या सही होगा, पीसी कल्चर। आप लोग कल्चर जरूर पढ़ लीजिएगा, एक क्वेश्चन यहाँ से 1 नंबर इम्पोर्टेंट है, कल्चर से 1 नंबर आना ही आना है, इसलिए कल्चर आप लोग ज़रूर पढ़ के जाइएगा सीटेट के पेपर में। बात करें अगर अगले प्रश्न की, तो अगले प्रश्न में हम लोग बात करेंगे, स्थल का एक संकरा भाग जो 2 बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है, उसे क्या कहते हैं। अब देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। सबसे पहले हम फिगर से इसको समझ लेते हैं, ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। स्थल का एक संकरा भाग, अब स्थल होगा मतलब दोनों तरफ स्थल होंगे, जो 2 बड़े स्थलीय भागों को जोड़ता है, मतलब आप ऐसे कह सकते हैं कि ये मान लीजिए स्थल है, तो हम किसकी बात कर रहे हैं, इस पॉइंट की बात कर रहे हैं। ये पॉइंट जो आपको दिख रहा है, ये पॉइंट हम लोग इसकी बात कर रहे हैं, तो इसको क्या कहते हैं, स्थल संधि। बात करें जल संधि की, तो जल संधि क्या होती है, जैसे जल संधि भारत और श्रीलंका के बीच में पाक जल संधि है। भारत इवन यहाँ
तमिलनाडु के पास एक छोटा सा ऐसे एरिया निकलता है और ये भारत यहाँ से ऊपर चला जाता है और श्रीलंका यहाँ कहीं आ जाता है ऐसे। और यहाँ कुछ आपको पॉइंट डॉट डॉट में दिखते हैं। इस संधि को हम लोग पाक जल संधि के नाम से जानते हैं, अर्थात जहाँ पर दो जल आपस में मिल के किसी दो प्रकार के जल, अब यहाँ से हिंद महासागर मिलता है, यहाँ से बंगाल की खाड़ी मिलती है, दो जल आपस में कहाँ मिल रहे हैं, यहाँ, तो इसको क्या कहते हैं, जल संधि। इस पॉइंट को जल संधि कहेंगे। बात करें द्वीप की, तो द्वीप ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पर चारों तरफ कोई एक ऐसा स्थल जिसके चारों तरफ जल ही जल हो, जिसके चारों तरफ क्या हो, जल ही जल हो, वो क्या होगा, द्वीप। बात करें खाड़ी की, तो खाड़ी ऐसी जगह होती है जहाँ समुद्र का या जल का एक भाग, जैसे बंगाल की खाड़ी है, वो बंगाल की खाड़ी यहाँ बांग्लादेश और भारत को छूती है, यहाँ है बंगाल की खाड़ी। इंडिया से बात करें अगर, खाड़ी ऐसे ही समझ लीजिए जहाँ स्थल पर एक तरफ छू रहा हो और तीन तरफ भाग खुला हुआ हो। अब ये तीनों तरफ खुला है, ऐसी जगहों को क्या कहते हैं, खाड़ी। बात करें अगर अगले प्रश्न की, तो अगले प्रश्न में है निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप आकार में सबसे छोटा है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आप सभी लोग इसका उत्तर जानते हैं। इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर होगा ऑस्ट्रेलिया। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया। बात करें सबसे बड़े महाद्वीप की, तो सबसे बड़े महाद्वीप में एशिया, हम जिस महाद्वीप में रहते हैं या हमारा भारत जिस महाद्वीप में है, वो सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया। अगर हम थोड़ी सी महाद्वीप की चर्चा कर लें, तो हम सभी लोग जानते हैं कि भारत में या विश्व में 7 महाद्वीप हैं, जो कि 7 प्रमुख महाद्वीप के रूप में हम लोग जानते हैं, जिसमें से सबसे बड़ा है एशिया, दूसरे स्थान पे आता है, पहले स्थान पे एशिया और सबसे लास्ट स्थान पर कौन सा महाद्वीप आता है, ऑस्ट्रेलिया। एशिया फर्स्ट पे और लास्ट पे कौन सा महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया। बात करें अगले प्रश्न की, तो अगले प्रश्न में हम लोग बात करेंगे, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में क्या शामिल है। उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में कौन को, आप सभी लोग उच्च प्राथमिक स्तर पास करके आए हैं। हम सभी लोग जानते हैं कि हमने मनोविज्ञान नहीं पढ़ा है उच्च प्राथमिक स्तर में। उच्च प्राथमिक का मतलब 6 से 8, मनोविज्ञान नहीं पढ़ा है, ऑप्शन गलत। अर्थशास्त्र हमने पढ़ा है, इतिहास पढ़ा है, भूगोल पढ़ा है। समाजशास्त्र हमने नहीं पढ़ा है। इतिहास पढ़ा है, भूगोल पढ़ा है, राजनीतिक विज्ञान पढ़ा है, राजनीतिक विज्ञान का मतलब पॉलिटी, और अर्थशास्त्र, ये चारों विषय हमने पढ़े हैं उच्च प्राथमिक स्तर में, इसलिए ऑप्शन तीसरा सही है। चौथा हमने समाजशास्त्र नहीं पढ़ा है, ऑप्शन गलत हो गया। बात करते हैं अगले प्रश्न की, आगमनात्मक अधिगम निम्नलिखित में से किस विधा का विरोधाभासी है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, शिक्षण से है। इसका सही उत्तर क्या होगा, व्याख्यानात्मक शिक्षण। व्याख्यानात्मक शिक्षण आगमनात्मक अधिगम का विरोधाभासी है। ये प्रश्न आप लोग ध्यान रखिएगा। बात करें अगले प्रश्न की, तो अगले प्रश्न में हम लोग बात करेंगे, देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ऐसे प्रश्नों की तादाद इस समय क्वेश्चन पेपरों में बढ़ रही है, जो कि कथन पे होते हैं। तो ए और बी कथनों को पढ़ना है और सही उत्तर का चयन करना है। आलोचनात्मक सोच धारणाओं के निर्माण तथा विचारों के अनुप्रयोग और विस्तार को बढ़ावा देती है, ऐसा पॉइंट ए कह रहा है। पॉइंट बी क्या कह रहा है, यह दूसरे के तर्कों और विश्वासों को समझने और मूल्यांकन करने में मदद देती है। देखिए, आलोचनात्मक जो सोच होती है वो धारणाओं का निर्माण करती है, बिल्कुल सही बात है। उसमें विचारों का अनुप्रयोग किया जाता है और लोग अपने विचारों का विस्तार भी करते हैं, जिससे आलोचनात्मक सोच क्या करती है, एक नई तरह के विचारों का जन्म देती है। तो ये बिल्कुल सही है, इसको आप बिल्कुल सही मान के चलिए। दूसरी, अब ये आलोचनात्मक के आलोचना के ही बारे में बात हो रही है पॉइंट पी में, या दूसरों के तर्कों और विश्वासों को समझने और मूल्यांकन करने में मदद नहीं करती है। बिल्कुल गलत बात, ऐसा नहीं है, ये मदद करती है। इसलिए हमारा ऑप्शन क्या सही होगा, ए सत्य हो जाएगा और बी असत्य हो जाएगा, ऑप्शन ए सही है। बात करें अगर अगले प्रश्न की, तो अगले प्रश्न में है अनुभवजन्य साक्ष्य क्या है। अब प्रश्न आप लोग ध्यान से देख लीजिए और उत्तर अपने हिसाब से टिक कीजिए। अनुभवजन्य साक्ष्य क्या है, इंद्रियों के माध्यम से वास्तविक दुनिया में एकत्रित आंकड़े,
अनुसंधान के लिए एक संख्यात्मक दृष्टिकोण, मेट्रिक इकाइयों में मापे गए आंकड़े, आंकड़ों के संग्रह के विश्वसनीय तरीकों का उपयोग कर एकत्रित आंकड़े। आप सभी लोग जानते हैं अनुभव का मतलब है इंद्रियों के माध्यम से या हम खुद से जो चीज़ें अनुभव करते हैं, इस वास्तविक दुनिया से जो आंकड़े एकत्रित करते हैं वही हमारे अनुभवजन्य साक्ष्य कहलाते हैं। ऑप्शन क्या सही होगा? ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न की, तो अगले प्रश्न में भौतिक विशेषताओं के मॉडल प्रतिकृतियाँ शिक्षण के लिए सबसे अधिक उपयुक्त हैं। ऐसा पूछा जा रहा है कि किसके शिक्षण में भौतिक विशेषताओं के मॉडल प्रेजेंट किए जा सकते हैं जो कि शिक्षण में मदद करेंगे। तो भूगोल ऐसा विषय है जिसमें भौतिक विशेषताओं के मॉडल हम लोग प्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे कि मैप हो गया, ग्लोब हो गया, ये सारे मॉडल किस में प्रेजेंट किए जा सकते हैं? तो ये सारे मॉडल भूगोल में प्रेजेंट किए जा सकते हैं और ये भूगोल शिक्षण में सबसे अधिक उपयुक्त होंगे। बात करें अगले प्रश्न की, तो स्थानीय समाचार पत्र से मौसम की जानकारी का संग्रह किस प्रकार का स्रोत है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। स्थानीय समाचार पत्र से जो हम मौसम की जानकारी का संग्रह करते हैं वो द्वितीयक प्रकार का स्रोत है। क्यों द्वितीयक है? क्योंकि अखबार वाले या स्थानीय समाचार पत्र वाले भी उस जानकारी को कहीं ना कहीं से लेते हैं जो जानकारी हम तक आती है, इसीलिए ये जो स्रोत है ये द्वितीयक प्रकार का स्रोत कहा जाएगा। बात करें अगले प्रश्न की, तो अगले प्रश्न में सीखने की अक्षमता वाले शिक्षार्थी किस प्रकार की कक्षा में अन्य छात्रों के साथ सीखते हैं? हम सभी लोग जानते हैं एक ही कक्षा है वो समावेशी प्रकार की कक्षा जिसमें सभी को समान अवसर देने की बात की गई है। तो समावेशी प्रकार की कक्षा में सीखने की अक्षमता वाले शिक्षार्थी भी अन्य छात्रों से सीखेंगे। बात करें अगर अगले प्रश्न की, तो अगले प्रश्न में अगला प्रश्न एक कोटेशन है। सभी बच्चे विकास के समान अनुक्रम से गुजरते हैं लेकिन विभिन्न दरों से, इसलिए शिक्षक को पूरी तरह से कक्षा के लिए नहीं बल्कि व्यक्तिगत बच्चों और छोटे समूहों के लिए गतिविधियों की योजना बनानी चाहिए। किसने कहा? हम सभी लोग जानते हैं जीन पियाजे साहब ने। इन्होंने अपने ही बच्चे पे ये रिसर्च किया था और 4 तरह के बच्चों के विकास का चरण इन्होंने बताया है, जीन पियाजे साहब, और उन्हीं का ये कोटेशन है। कोटेशन आप लोग ध्यान रखिएगा, एक कोटेशन आपको पेपर में मिल जाएगा, वो किसी का भी कोटेशन हो सकता है जो महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक शिक्षण से संबंधित हैं, उनका क्वेश्चन आपको सामाजिक विज्ञान के पेपर में मिलेगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 51 की, तो कक्षा में सहकारी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक शिक्षक को क्या चाहिए? ये क्वेश्चन आपकी थिंकिंग का क्वेश्चन है। सहकारी शिक्षा को बढ़ावा देना है, इसके लिए आपके अंदर, आप एक शिक्षक बनने जा रहे हैं, आपके अंदर क्या होना चाहिए? छात्रों को बहस और चर्चाओं में लगाए रखना चाहिए, उन्हें व्यक्तिगत परियोजनाएं देनी चाहिए, काम के लिए कक्षा को छोटे समूह में विभाजित करना चाहिए, या परियोजना को करने के लिए उन्हें विभिन्न स्रोत प्रदान करने चाहिए। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा सहकारी शिक्षा को अगर बढ़ावा देना है तो छात्रों को बहस और चर्चाओं में शामिल करना होगा। इसका सही उत्तर होगा छात्रों को बहस और चर्चाओं में लगाए रखना, ये एक शिक्षक को करना चाहिए। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है एक आत्मनिर्देशित आत्म अनुशासित सोच जो एक उचित तरीके से गुणवत्ता के उच्चतम स्तर पर तर्क करने का प्रयास करती है, ऐसी सोच को क्या कहा जाता है? तो ऐसी सोच को अभी हमने पढ़ा आलोचनात्मक सोच कहा जाता है। बात करें अगले प्रश्न की, तो अगले प्रश्न में अच्छा प्रश्न है, हिस्ट्री से है। अजंता गुफा चित्रों में इस्तेमाल किए गए रंग निम्नलिखित में से किस सामग्री से प्राप्त किए गए हैं? अजंता की गुफाओं में चित्र बनाने के लिए जो रंग इस्तेमाल किए गए हैं वो किस सामग्री से प्राप्त किए गए हैं? अच्छा क्वेश्चन है। वो पौधों और खनिजों से प्राप्त किए गए हैं। जो रंग यूज किया गया है वो किस सामग्री से बना है? पौधों से और खनिजों से। बात करें अगले प्रश्न की, तो अगले प्रश्न में सबसे पुरानी पांडुलिपियाँ, पांडुलिपियाँ का मतलब लिपियों से है, वो किस पे लिखी गई थी? सबसे पुरानी जो पांडुलिपियाँ हैं वो किस पे लिखी गई थी? ताड़ पत्रों पे लिखी गई थी। उसके बाद कागज़ तो बहुत बाद में आया, उसके बाद पत्थर, फिर लकड़ी, फिर कागज़। तो सबसे पुरानी ताड़पत्र। बात करें अगले प्रश्न की, तो मानव इतिहास में कौन सी अवधि का काल सबसे लंबा है? अब देखिए क्वेश्चन पूछने का ढंग आप लोग देख लीजिए, पुराना नहीं पूछ रहा है, वो सबसे लंबा काल पूछ रहा है। हम सभी लोग जानते हैं कि इतिहास
जब शुरू होता है तो वहाँ पर प्रागैतिहासिक काल या पाषाण काल की बात होती है, जो कि सबसे पुराना काल माना जाता है। और उसके 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट है पूरा पाषाण काल, दूसरा पार्ट है मध्य पाषाण काल और तीसरा पार्ट है नवपाषाण काल। महापाषाण आप लोगों ने नहीं पढ़ा है, इसको कट ऑप्शन इसको हटा दीजिए। अब इन्हीं 3 ऑप्शनों में से हमको सेलेक्ट करना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो पूरा पाषाण काल के अगर बात करें तो ये अज्ञात काल से लेके 8000 ईसा पूर्व तक इसकी टाइम ड्यूरेशन मानी जाती है। मध्य पाषाण की बात करें तो 8000 ईसा पूर्व से लेके 4000 ईसा पूर्व तक के काल को मध्य पाषाण काल कहते हैं। और नवपाषाण काल की बात करें तो 4000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक नवपाषाण काल है। इसके बाद आद्यैतिहासिक काल आता है, जिसमें हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता को देखते हैं 2500 से 1500। उसके बाद वैदिक सभ्यता आती है 1500 से 600। और उसके बाद हमारा ऐतिहासिक काल आ जाता है, जिसमें प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत का इतिहास है। तो हमारा ऑप्शन क्या सही होगा? पूरा पाषाण काल। चूंकि इसका जहाँ से ये स्टार्ट हुआ उसका टाइम ड्यूरेशन नहीं पता है, बस हम लोग लिखते हैं अज्ञात काल से कहाँ तक, 8000 ईसा पूर्व तक, इसलिए इसका टाइम ड्यूरेशन सबसे बड़ा होगा और यही सबसे पुराना काल भी है। बाकी दोनों ऑप्शन गलत। बात करें अगले प्रश्न की, तो अगले प्रश्न अच्छा प्रश्न है। दिए गए कथनों ए और बी को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। हमने अभी आपको बताया कि इस तरह के प्रश्नों की तादाद हमारे क्वेश्चन पेपरों में बढ़ रही है, जिसमें हमको कथन दिए जा रहे हैं। तो मेहरगढ़ पाकिस्तान के बोलन दर्रे के पास एक उपजाऊ मैदान में स्थित है। बिल्कुल सही बात है। मेहरगढ़ कहाँ है? मेहरगढ़ पाकिस्तान के बोलन दर्रे के पास है। यहाँ खेती और पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं, ये भी बात बिल्कुल सही है। हड़प्पा जब आप सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ेंगे या उससे थोड़ी से पहले जब आप चर्चा करेंगे तो वहाँ पर आपको 4 तरह के मैदान मिलेंगे। जब आप मध्य पाषाण काल के बाद नवपाषाण काल में जाएंगे, या आप कह लीजिए सिंधु घाटी सभ्यता जब आप पढ़ना शुरू करेंगे तो सिंधु घाटी सभ्यता में आपको हड़प्पा सभ्यता मिलेगी। वहाँ मेहरगढ़ की चर्चा आपको मिलेगी, जो कि पुराने मैदान हैं। और मेहरगढ़ आपको इवन मान लीजिए आपको प्रागैतिहासिक काल से ही प्रागैतिहासिक काल के दूसरे पार्ट से आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हम टिक करेंगे। अगर दोनों ऑप्शन सही है तो सही उत्तर क्या होगा? ए और बी दोनों सत्य हैं। बात करें अगले प्रश्न की, तो अगले प्रश्न में है भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक राज्य में हड़प्पा, देखिए हड़प्पा का नाम आया। हड़प्पा आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, 2 क्वेश्चन यहाँ से आने हैं। हड़प्पा के नगर सबसे बड़ी संख्या में मिले हैं। तो ऑप्शन है पंजाब, हरियाणा, गुजरात और जम्मू कश्मीर। सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा गुजरात। गुजरात में हड़प्पा काल के नगर सबसे ज़्यादा संख्या में मिले हैं, जिसमें से धौलावीरा है, सुरकोटदा है, लोथल, रंगपुर, रोजदी, देसलपुर। ये सारे नगर कहाँ पे मिले हैं? ये हड़प्पा कालीन नगर हैं और ये कहाँ पर मिले हैं? ये सारे गुजरात में मिले हैं। ऑप्शन क्या सही होगा? गुजरात। बात करें अगले प्रश्न की, तो अगले प्रश्न में ऋग्वेद मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में रची गई थी? तो देखिए भाषा के क्रम के विकास की बात करें तो सबसे पहले भाषा में हम लोग संस्कृत भाषा को जानते हैं। तो ऋग्वेद मूल रूप से संस्कृत भाषा में रची गई थी। उसके बाद पाली आएगी, फिर प्राकृत आएगी। हम लोग जानते हैं पाली बौद्ध धर्म में है, प्राकृत जैन धर्म में है। तो इस प्रकार ऋग्वेद वैदिक ग्रंथ है, सबसे प्राचीन वेद है। हम लोग जानते हैं 4 तरह के वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, जिसमें से ऋग्वेद मूल रूप से संस्कृत भाषा में लिखा गया है। बात करें अगले प्रश्न की, तो अगले प्रश्न में हम लोग बात करेंगे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध महाजनपद के पहले शासक थे। हम लोग जानते हैं 16 महाजनपद पाए जाते थे 6ठी शताब्दी में। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपद थे, जिसमें मगध सबसे संपन्न और मजबूत महाजनपद बन के निकला। वहाँ का पहला शासक कौन था? बिंबिसार। बात करें अगले प्रश्न की, तो निम्नलिखित में से कौन बुद्ध धर्म के त्रिरत्नों में से नहीं है? पॉइंट ध्यान रखिएगा, क्या पूछ रहा है? नहीं है। बुद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन से नहीं है? तो बात करें
अगर ऑप्शन की तो बुद्ध, धम्म, अहिंसा और संघ। अब इसमें बुद्ध धर्म के 3 रत्न कौन कौन से माने गए हैं, सबसे पहले हमें इन्हें जान लेना चाहिए। तो बौद्ध धर्म के 3 रत्न कौन कौन से माने गए हैं? बुद्ध, धम्म और संघ। उनके त्रिरत्नों में अहिंसा नहीं है, इसलिए ऑप्शन गलत हो जाएगा। धर्म आप बौद्ध और जैन को जरूर पढ़ के जाइएगा पेपर में, एक क्वेश्चन यहाँ से आना तय है। बात करें अगले प्रश्न की, तो अगले प्रश्न में है निम्नलिखित में से राज्यसभा सदस्यों का चुनाव कौन करता है? ऑप्शन है विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता, संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता, लोकसभा सदस्य और विधानसभा के सदस्य। अब देखिए ये क्वेश्चन राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करता है, तो ये करते हैं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन के विधानसभा के सदस्य। बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है भारत द्वारा निम्नलिखित में से किस शासन प्रणाली को अपनाया गया? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। संसदीय और एकात्मक, राष्ट्रपति और संघीय, राष्ट्रपति और एकात्मक, ऑप्शन 4 संसदीय और संघीय। तो हमारे यहाँ कौन सी प्रणाली चल रही है? संसद भी है और संघ भी है, इसलिए हमारा उत्तर क्या सही होगा? संसदीय और संघीय। इस वीडियो में हम लोगों ने 62 क्वेश्चनों की चर्चा की, 31 से लेके 62। अगली वीडियो में हम लोग सामाजिक अध्ययन के बाकी बचे हुए प्रश्नों की चर्चा करेंगे जो दिसंबर 2018 के पेपर में सम्मिलित किए गए थे। प्रीवियस ईयर पेपर को ख़त्म करने के बाद हम लोग प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे, जो कि आपके परीक्षा से पहले कम से कम कोशिश है कि 10 प्रैक्टिस सेट हम लोग सॉल्व कर लें, जो कि पेपर में इम्पोर्टेंट भूमिका निभाएंगे। आप लोग वीडियो पर बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और हाँ एक बात शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ही ज़रूरी है किसी भी परीक्षा के लिए। इसलिए आप सभी लोग प्रैक्टिस करते रहिए, प्रश्न देखते रहिए, उत्तर देते रहिए और हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।